प्रकृति का उल्लेख करें। जो भारत की कला की प्रकृति है उसका उल्लेख करना है, तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय कला की प्रकृति उनमें निहित विशेषताओं के आधार पर जानी जाती है। धार्मिकता, लौकिकता, निरंतरता, समन्वयवादी सहिष्णुता, मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति, प्रतीकात्मकता, सर्वव्यापकता एवं सर्वांगीणता। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। धार्मिकता, भारतीय जीवन में धर्म को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, जो भारतीय कला में भी दृष्टिगोचर होता है। कला के प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वो वास्तु हो, स्थापत्य हो, चित्रकला हो या मूर्ति कला, सभी पर धर्म का व्यापक प्रभाव दिखाई पड़ता है। लौकिकता, भारतीय कला में आध्यात्मिकता के साथ साथ लौकिकता को भी स्थान दिया गया है। इन लौकिक विषयों के द्वारा भारतीय जनजीवन की सुंदर झांकी प्राप्त होती है। निरंतरता, भारतीय कला की एक मूलभूत विशेषता उसकी निरंतरता है। यही कारण है कि सिंधु सभ्यता की साधारण और सुनियोजित कला बाद के युगों में कुछ परिवर्तन और नए आयामों के साथ विकसित हुई। परिवर्तन में भी कला पर पारस्परिक छाप स्पष्ट दिखाई देती है। समन्वयवादी, भारतीय कला में अनेक भावों, मतों, दृष्टिकोण का समन्वय दिखाई देता है। जहाँ एक धार्मिक दृश्यों को स्थान प्राप्त है, वहाँ दूसरी और लौकिक दृश्य को सहिष्णुता। भारतीय कला में कलाकारों की सहिष्णु नीति भी परिलक्षित होती है। यहाँ एक साथ कई धर्मों की मूर्ति एवं दृश्य दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए अजंता एलोरा की गुफाएं हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्मों से संबंधित प्रसिद्ध दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति, भारतीय कला की अन्य विशेषता मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति है। कलाकार द्वारा व्यक्ति के आंतरिक भावों को अभिव्यक्ति करने की प्रयास किया गया है। कलाकारों के इस दृष्टिकोण के कारण बुद्ध की मूर्तियों पर शांति, गंभीरता, करुणा, दया जैसे भाव स्पष्ट दिखाई देते हैं। प्रतीकात्मक, भारतीय कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता, इसमें प्रतीकों को स्थान दिया जाता है। कलाकारों ने कमल, शंख, वास्तविक, पद्म, चक्र आदि प्रतीकों के माध्यम से आध्यात्मिक विचारों को प्रकट किया है। सर्वव्यापकता और सर्वांगीणता, भारतीय कला में भारतीय समाज का संपूर्ण जीवन समाहित है। इसमें राज दरबार से लेकर के सामान्य जीवन के विविध दृश्य, धार्मिक कथाएं संबंधी दृश्य तथा समान व्यक्तियों के सुख दुख संबंधी सभी दृश्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस प्रकार भारतीय कला की अनेक विशेषताएं उन्हें विश्व में प्रमुख स्थान दिलाती हैं। भारतीय कला एवं संस्कृति। अब हमारा क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा के प्रमुख दोषों का उल्लेख करें, कि भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति में कौन कौन से दोष थे। तो लोक भाषाओं की उपेक्षा की जाती थी, कि इंग्लिश ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और भी जो भी भाषाएं हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता था। और धर्मनिरपेक्ष विषयों का उपेक्षा, शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा, जनसाधारण की शिक्षा की उपेक्षा और विचार स्वतंत्रता का अभाव। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वैदिक शिक्षा प्रणाली अपने कुछ दोषों के कारण भारत की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असफल रही। उसका पतन होना आरंभ हो गया। वैदिक शिक्षा के प्रमुख लोक भाषाओं की उपेक्षा। प्राचीन वैदिक शिक्षा का माध्यम केवल संस्कृत भाषा था। इसमें अन्य भाषाओं की उपेक्षा हुई और प्रत्येक छात्र के लिए केवल संस्कृत भाषा का ही अध्ययन करना संभव नहीं था। धर्मनिरपेक्ष विषयों, नेग्लेक्ट ऑफ सेक्युलर सब्जेक्ट। प्राचीन शिक्षा पद्धति में केवल धर्म का ही व्यापक प्रभाव था। शिक्षा के पाठ्यक्रम में लौकिक विषयों की अपेक्षा धार्मिक विषयों को ही प्राधान्यता दी गई। वेद, पुराण, दर्शन, वेदांग, धर्मशास्त्र आदि के अध्ययन पर भी विशेष बल दिया गया। शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा। प्राचीन भारतीय शिक्षा में द्वारा शूद्र के लिए बंद थे। इसकी वजह से शूद्रों के रूप में उपस्थित एक बहुत बड़े वर्ग को शिक्षा से वंचित रखा गया। जनसाधारण शिक्षा की उपेक्षा। प्राचीन वैदिक शिक्षा केवल उच्च वर्ग तक सीमित थी। जनसाधारण के लिए शिक्षा ग्रहण करने का कोई स्थान नहीं था। इसके अतिरिक्त शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। इसमें लोक भाषाओं की उपेक्षा की गई। संस्कृत भाषा जन सामान्य की भाषा समझ से बाहर थी। इस संबंध में डॉक्टर अल्टकेयर का मत है कि संभवतः संस्कृत पर अपना ध्यान केंद्रित रखने और लोक भाषाओं की उपेक्षा करने के कारण हिंदू शिक्षा प्रणाली जनसाधारण की शिक्षा का विकास न कर सकी। विचार स्वतंत्रता का अभाव, लैक ऑफ फ्रीडम।
फ्रीडम थॉट। प्राचीन शिक्षा पद्धति में वेदों तथा उनके आधार पर लिखित समस्त ग्रंथों और अपौरुषों को पवित्र माना जाता था। इसलिए व्यक्ति को यह प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई थी कि जो सत्य कहा गया है वह सत्य है और जिसको असत्य माना गया वह असत्य है। अध्ययन के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का शोध या तर्क शक्ति का कोई महत्व नहीं था। मौलिक चिंतन एवं स्वतंत्र अन्वेषणों के लिए कोई स्थान नहीं था। ठीक है। शिक्षा केंद्र के रूप में नालंदा पर संक्षिप्त टिप्पणी। शिक्षा केंद्र के रूप में हम लोग नालंदा पर संक्षिप्त टिप्पणी करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।